Good evening, students. Yesterday, I told you about verb, about being finite, about being non-finite. What is being finite? Actually, finite होने का मतलब क्या होता है? फिनाइट होने का मतलब होता है किसी बात का भावपूर्ण, उसका अर्थ पूरा होना, भावपूर्ण होना। और अगर आप इसको सामान्य शब्दों में कहें कि भावपूर्ण होना, आपको समझ नहीं आता कि भावपूर्ण होने का मतलब क्या है। तो बचपन से पढ़ रखा है कि कुछ बातों के मतलब पूरे नहीं होते, तो जो अधूरे मतलब होते हैं एक्चुअली उसमें होता क्या है, बात पूरी कैसे होती है? बात पूरी होती है कई बार समय साथ रख देने से, बात पूरी होती है कार्य की अवस्था साथ रख देने से, बात का भाव कई बार कार्य अगर नहीं भी होता है तो भी बात में भाव होना है। मैं अध्यापक हूँ, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, नथिंग इज बीइंग डन इन दिस सेंटेंस। सो लेकिन फिर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ, यदि मेरी बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, आपको मेरी बात का आशय समझ आ जाता है, तो वो बात एक परिमित बात कहलाती है, या इसको सामान्य शब्दों में आप एक फिनाइट वर्ब कह सकते हैं। ये सारे कैरेक्टर्स मैंने बताए थे। सब्जेक्ट का होना, सब्जेक्ट में नंबर, पर्सन, जेंडर, और टेंस में टाइम और स्टेट ऑफ एक्शन। स्टेट ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, सिखाया ये जाता है कि जो टेंस के हिसाब से बदल जाए, जो सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाए वो, और जो प्रेडिकेट हो सके वो एक फिनाइट वर्ब होती है। तो वर्ब का कंसेप्ट, अगर आप वर्ब को वर्ड समझते रहे हैं तो आई एम सो सॉरी, आप कुछ गलत समझते रहे हैं। सही समझिए, वर्ब का मतलब होता है कहना, और हिंदी की क्रिया से इसको पैच मत कीजिएगा प्लीज़, ये उसके साथ जुड़ती नहीं है, उसका मतलब बिल्कुल अलग है। हिंदी में क्रिया का मतलब केवल कार्य करने की प्रविधि क्रिया कहलाती है, लेकिन यहाँ पर कार्य करने की प्रविधि से मतलब नहीं है, यहाँ हमें कहने से मतलब है। सबसे बड़ा अंतर जो वर्ब से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपका पुराना कंसेप्ट है, मेरा भी कंसेप्ट था कि डूइंग वर्ड्स आर वर्ब्स। नो, वर्बम मीन्स टू से ओनली। कार्य है, एक्शन कह रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं कह रहे हैं तो एग्जिस्टेंसेस को भी कहा जा सकता है। अगर आप एक्शन कह रहे हैं तो आप टेंस यूज़ कर रहे हैं, अगर एग्जिस्टेंसेस कह रहे हैं तो आप सिंपल सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर यूज़ कर रहे हैं। नॉन फिनाइट के बारे में मैंने आपको बताया था कि इन तीनों चीज़ों का ना होना, ना तो सब्जेक्ट ना टेंस के मुताबिक बदलना, और ना ही प्रेडिकेट हो पाना, यानी पूरी बात का अर्थ क्लियर हो पाना। यदि ये तीनों चीज़ें नहीं हो पाती हैं, बाजार जाने से पहले, फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू मेक यू नो, बाजार जाने से पहले, अब अगर मैं इसके आगे कुछ नहीं कहता हूँ तो बाजार जाने से पहले मीनिंग स्पष्ट है, लेकिन बाजार जाने से पहले के बाद क्या, आखिर मैंने ये बात क्यों कही है? आपको अपेक्षा है कि मैं इसके आगे कुछ और ऐड करूं, तो अगर मैं कुछ और ऐड करने जा रहा हूं तो उस एडिशन में, उस एडेड मीनिंग में समय से हम उसको परिमित कर सकते हैं। समय रख देंगे तो बात हमारी अर्थपूर्ण हो जाएगी कि ये बात बीते हुए समय की है। रमेश कानपुर जाता, अगर इसके आगे था, है या होगा हम नहीं लगाएंगे तो हमारी बात क्लियर तो है, बट समय स्पष्ट नहीं है कि ये बात बीते के समय की है, वर्तमान की है या आने वाले की है। तो समय लगा देना, बात को कहते समय को जोड़ देना, कार्य की अवस्था बता देना, कार्य का समय बता देना, जो घटना हुई है उस घटना का समय बता देना, जो कहना चाहते हैं वो स्पष्ट कर देना, ये है वर्ब, फिनाइट वर्बम। ये है परिमित कथन या परिमित क्रिया, फिनाइट। नॉन फिनाइट में सारे कैरेक्टर्स नहीं हैं। अब मैं इसका क्लासिफिकेशन आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इसके क्लासिफिकेशन में अगर मैं आपसे कहना चाहूं कि इसका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, तो इसके क्लासिफिकेशन में मैं आपको फिनाइट के बारे में सबसे पहले बताना चाहूँगा। ये फिनाइट वर्ब एक्चुअली किस क्लास में बटी हुई है, कितने क्लासेस में बढ़ती है। फिनाइट वर्ब के दो क्लास होते हैं, एक होती है मेन वर्ब और एक होती है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी स्टैंड्स फॉर हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, और ये है मेन वर्ब, ये है सहायक कथन, या बात,
और ये है मुख्य कथन या मुख्य बात। अब अगर आप इसको सामान्य जैसा कि पढ़ाया जाता है, हम ये कहते हैं इसको मुख्य क्रिया, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला, आप कुछ नहीं जान पाओगे कि मुख्य क्रिया का मतलब क्या होता है। तो मुख्य क्रिया का मतलब होता है सेंटेंस के अंदर जो सबसे मेन बात है। आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, ये मुख्य क्रिया का मतलब क्या होता है। मुख्य क्रिया में जैसे मैं कहूँ दिस, और एक वर्ड मैं बोल रहा हूँ अ बॉय, दिस अ बॉय, दिस अ गर्ल, आई गोइंग। अब अगर इन वर्ड्स के साथ, इन दोनों वर्ड्स के साथ मैं बोलता हूं दिस अ बॉय, आई अ टीचर, मैं इतनी बातें कह रहा हूं, मैं शुरुआत का सब्जेक्ट बोल रहा हूं और बाद का इसके बारे में जो जानकारी है वो दे रहा हूं, लेकिन एक इन दोनों के बीच का जो लिंक है वो गायब है। इन दोनों के बीच में जो लिंक होना चाहिए वो नहीं है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होनी चाहिए वो नहीं है। मेन बात, मैं एक बालक, वो यह एक बालक, यह एक बालक, यह एक बालक कहते हैं। अब अगर हम इसमें सिर्फ यह कह दें यह एक बालक है, केवल है ऐड कर दें, अब ये सेंटेंस कंप्लीटली मीनिंगफुल है। सिर्फ इसके एडिशन से इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीनिंगफुल बनता है। ये पूरा मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो इसको मीनिंग कौन वर्ड दे रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, ये है। इसकी जगह पर मैं किसी और को भी रख सकता हूं, इसकी जगह पर किसी और को भी रखा जा सकता है, लेकिन इसकी जगह पर इसी का कोई दूसरा भाई भतीजा आएगा। ये बात चूंकि इस पूरी बात को अर्थ देती है, ये मुख्य बात कहलाती है। इसको मेन वर्ब कहते हैं। ये है मेन वर्ब। नीचे वाले सेंटेंस में ये है मेन वर्ब, मुख्य कथन ये है, लेकिन इसके बावजूद इसमें मीनिंग नहीं है। आई गोइंग, मैं जा रहा, सिर्फ इतना कहा है मैंने। जो चीज लैकिंग है वो क्या है, आई गोइंग। इसमें एक वर्ड लैकिंग है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर इसको नहीं रखेंगे तो इसके और इसके बीच में जो कनेक्शन है वो गायब है। इसके बीच में कनेक्शन गायब होने का मेरा मतलब ये है कि इसको भी कह रहे हैं, इसके साथ आप इसको कह रहे हैं, लेकिन आप इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। वैसी सूरत में जब आप इसको ऐड कर देते हैं तो ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीनिंगफुल हो जाता है। तो ऐसे शब्द जो मुख्य कथन नहीं भी हैं लेकिन फिर भी वाक्य को सार्थक बनाते हैं, फिनाइट वर्ब्स कहलाते हैं। ऐसे वर्ड्स को ऑक्सिलरीज कहा जाता है। ये सहायक कथन है, ये इसके साथ आएंगे इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। इसमें वर्ब ये कंप्लीट है, इसमें ये ऑक्सिलरी है, ये मेन वर्ब है, ये सहायक कथन है, ये मुख्य कथन है। आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर। तो मेन वर्ब क्लियर है। अब मेन वर्ब के सेक्शंस देखते हैं। ये तो मेन वर्ब हो गई। एक मिनट में आपको मेन वर्ब को मैंने बता दिया। मेन वर्ब करती क्या है, ये बताती मेनली है स्टेट ऑफ एक्शन। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, स्टेट ऑफ एक्शन बताना। और ये ऑक्सिलरी क्या करती है, ये हेल्प करती है, ये 4 काम करती है। ऑक्सिलरीज परफॉर्म 4 एक्शंस टू हेल्प मेन वर्ब। इसकी हेल्प करने के लिए ये 4 तरह के काम परफॉर्म करती हैं। एक तो ये टाइम बताती है, इसका मुख्य कथन का समय क्या है, जो मेन बात कही गई है इसका टाइम क्या था। दूसरा, मेन बात को नेगेटिव बताना है तो नेगेशन शो करने के लिए, टू शो नेगेशन। टू शो इंटेरोगेशन,
इंटेरोगेशन का मतलब है जानकारी मांगना, टू इंटेरोगेट। अगर आप किसी से कोई जानकारी मांगते हैं डिस्क्रिप्टिव मोड की वर्ब को यूज करते हुए, तो इंटेरोगेट करने में आपको एक वर्ड अलग से यूज करना पड़ता है, क्योंकि जो मेन वर्ब है ना, ये एक्शन वर्ड होता है। जो मेन वर्ब है ये एक्शन को डिनोट करता है, एक एक्शन वर्ड होता है टेंसेस में। तो जहां पर मेन वर्ब एक एक्शन वर्ड है, उस एक्शन को इंटेरोगेट करना हो, उसके बारे में जानकारी मांगनी हो, तो वो एक्शन वर्ड केवल एक्शन का होना बता सकता है, ना होना नहीं बता सकता। टाइम नहीं बता पा रहा है, ऐसी सूरत में आपको ऑक्सिलरी यूज करनी पड़ती है। चौथी चीज जो ये करती हैं, ये है वॉइस चेंज। अगर आपको वाच्य बदलना है, इफ यू हैव टू चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस, मेन वर्ब अगर आपको बदलनी है, आपको पैसिव करनी है, एक्टिव आपका सब्जेक्ट था, कोई डूअर था, कुछ परफॉर्म कर रहा था, उसके हेड से आपने अपनी बात कही थी, उसको सब्जेक्ट बनाते हुए अपनी बात कही थी, लेकिन अब जिसके लिए उसने कुछ किया है उसको हेड बना करके अपनी बात कहनी है, उसको सब्जेक्ट मानते हुए अपनी बात कहनी है। तो नाउ योर सब्जेक्ट इज पैसिव, your verb will be passive because verb must agree with its subject in number and person. This is the rule of grammar, English grammar. अगर आप कोई verb use करते हैं, it must be used according to its subject. If the subject is in first person, verb must be in first person. If the subject is plural, verb must be plural. If the subject is singular, verb must be singular. तो क्या वर्ब्स भी सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन होती हैं? या दे आर ऑलवेज यूज्ड अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट, व्हाटएवर इट इज। इफ इट इज इन फर्स्ट पर्सन, द वर्ब विल बी इन फर्स्ट पर्सन. इफ इट इज इन सिंगुलर नंबर, द वर्ब विल बी इन सिंगुलर नंबर. इफ इट इज इन सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, द वर्ब विल बी इन सेकंड और थर्ड पर्सन. इफ इट इज प्लूरल, द वर्ब विल बी प्लूरल. सो रिमाइंडेड, टाइम, नेगेशन, इंटेरोगेशन और वॉइस चेंज, इस चार चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। ये चारों चीज़ें ऑक्सिलरीज के द्वारा पॉसिबल हो पाती हैं। बेसिकली ऑक्सिलरीज को कहा जाता है फ्रेंड्स ऑफ नॉट। फ्रेंड्स ऑफ नॉट, ऑक्सिलरीज आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ नॉट। अगर आपको नॉट का इस्तेमाल करना होता है तो आपको कोई ना कोई ऑक्सिलरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, बिना ऑक्सिलरी के आप नॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये है इंपॉर्टेंस ऑक्सिलरीज की। दे आर ऑलवेज मीन टू हेल्प द मेन वर्ब, दे आर ऑलवेज मीन टू हेल्प द मेन वर्ब। अब मैं एक क्लासिफिकेशन आपको ऑक्सिलरीज का और मेन वर्ब का बताना चाहता हूँ। ऑक्सिलरीज का क्लासिफिकेशन और मेन वर्ब के क्लासिफिकेशन को अगर आप स्टडी करेंगे तो मेन वर्ब के दो सेक्शंस आते हैं, ऑक्सिलरीज के भी दो सेक्शंस आते हैं। इसको भी दो सेक्शंस में रखा गया है, इसके भी दो सेक्शन हैं। मेन वर्ब दो तरह की होती है, एक होती है फंक्शनल और एक होती है नॉन फंक्शनल। फंक्शनल और नॉन फंक्शनल का मतलब क्या होता है? फंक्शनल का मतलब होता है कि जो फंक्शन को परफॉर्म नहीं करते हैं, जो फंक्शन को बताते हैं उसको हम कहते हैं फंक्शनल, और जो फंक्शन को नहीं बता पाते हैं, जो किसी फंक्शन को डिनोट नहीं करते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन फंक्शनल। तो फंक्शनल में जो भी वर्ब्स आती हैं ये टेंसेस फ्रेम करती हैं, क्योंकि टेंसेस में हम हमेशा किसी न किसी परफॉर्मेंस को कहते हैं, किसी न किसी एक्शन को डिनोट करते हैं। नॉन फंक्शनल में टेंसेस नहीं आते, सिंपल सेंटेंसेस आते हैं, सिंपल सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। नॉन फंक्शनल, जिसमें हम कुछ काम नहीं कहते। I am a teacher. I am not saying you any function. There is nothing happening in this sentence. कुछ नहीं हो रहा है इस वाक्य में। I am a teacher. This is a marker. So इसमें कुछ हो नहीं रहा है। If I say that I am teaching, then something is happening in this sentence. जो मैं कह रहा हूँ इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, ये मीनिंग है कि कुछ हो रहा है, इसको आपको बताया जा रहा है। और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, तो इस व्हाइट बोर्ड को कहने में मुझे मैं कह जरूर रहा हूँ, बट आई एम नॉट यूजिंग टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब। मैं कहने के काल प्रारूप का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं साधारण सी बात कह रहा हूँ। इसमें किसी काम का होना नहीं बताया जा रहा है।
काल जिसे कहते हैं, हिंदी में इसके बड़े मतलब हैं। काल का अर्थ मृत्यु होता है, काल का अर्थ समय होता है, काल का अर्थ ये होता है, वो होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन इंग्लिश में टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट वी यूज टू से एक्शंस। टेंस ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसे हम कामों को कहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, कहने का एक सलीका है, कहने का एक तरीका है, एक डिवाइस है। Various devices we use in a language, and these are devices. Tense is a device, grammatical unit, grammatical device you can say, not unit, grammatical device. Tense. Functional has two legs. इसके फिर से दो हिस्से किए जाते हैं। एक को आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, एक को कहते हैं ट्रांजिटिव और एक को कहते हैं इंट्रांजिटिव। अगर बात नॉन फंक्शनल की जाए तो इसका नामकरण फर्दर किया गया है। इसका नाम है, लेकिन उस नाम को सिर्फ एक ही नाम से हम जानते हैं और वो है लिंकिंग वर्ब। इसका फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, ये एक ही है, इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। सो आपने पढ़ी होगी मेन वर्ब 3 होती हैं, एक ट्रांजिटिव, एक इंट्रांजिटिव और एक लिंकिंग वर्ब। तो ये लिंकिंग वर्ब एक्चुअली आती कहाँ से है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव किस जगह पर है, इसकी पोजीशन क्या है, एक्चुअली इसकी हैसियत क्या है, ये जानना थोड़ा सा मुझे ज़रूरी लगा। सो मैंने सोचा इसकी एक टैबुलर फॉर्म बनाई जाए और आपके सामने रखी जाए। मुझे लगता है कि मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। इसके बाद मैं एक क्लासिफिकेशन इसका भी यहाँ पर बताना चाहूँगा, ऑक्सिलरीज का। ऑक्सिलरीज के 2 सेक्शन हैं, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। प्राइमरी ऑक्सिलरीज टेंसेस फ्रेम करती हैं, प्राथमिक क्रियाएं हैं, ये टेंसेस में यूज होती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज, और मेन वर्ब की तरह से सिंपल सेंटेंसेस में यूज होती हैं। ये दोनों तरह से यूज होती हैं तो ऑक्सिलरीज। अगर मेन वर्ब के साथ आए तो, अगर अकेले आएंगी तो ये ऑक्सिलरीज नहीं मेन वर्ब कहलाएंगी। जैसे आई एम अ टीचर, तो एम को आप पढ़ते हो बी में, एक ऑक्सिलरी की फॉर्म में, लेकिन वो ऑक्सिलरी नहीं होती है अगर वो सिर्फ एम ही आई है। तो आई एम अ टीचर, दिस इज अ पेन, तो दोज आर बॉयज, इसमें इज एम आर तीनों आए हैं, लेकिन ये तीनों क्या ऑक्सिलरीज हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं? नॉट एट ऑल माय डियर। अकेली आएगी तो मेन वर्ब होगी। ओनली मेन वर्ब कैन स्टैंड इन अ सेंटेंस as finite, only main verb, no auxiliary can stand by itself in a sentence. अपने दम कोई भी ऑक्सिलरी सार्थक नहीं हो सकती। क्योंकि ऑक्सिलरीज आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं, सहायक की आवश्यकता ऑफिसर के साथ होगी जी। ऑफिसर नहीं है तो सहायक क्या होगा, कोई मतलब नहीं उसका। अकेले सहायक काम कर सकता है, हाँ बिल्कुल कर सकता है। सहायक नहीं, अकेले सहायक काम करेगा। साहब है तो सहायक के साथ काम करेगा। अगर किसी सेंटेंस में कहा जाए सहायक खुद काम करेगा तो वैसा नहीं होता है।